नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी लोगों का एक बार फिर स्वागत है आपके प्यारे से YouTube चैनल फिजिक्स वाले हिंदी में। जैसा कि इसमें भौतिक विज्ञान अंशाल 2020 के सेट नंबर 1 को 346 एक्सेस को हम हल करवा रहे हैं आपके 2021 के एग्जाम की अच्छी तैयारी के लिए। तो जैसा कि हमारा सेट चल रहा था पहला सेट, और इसका भाग हो चुका है, प्रश्न नंबर 3 पूर्णतया समाप्त हो चुका है। आज हम स्टार्ट करेंगे अपने वीडियो को प्रश्न नंबर 4 से। हमारा खंड रहेगा आज द, और प्रश्न संख्या प्रश्न नंबर 4 का प्रश्न नंबर 4 के का को हल करेंगे। जैसा कि आपको प्रश्न संख्या दिख रही है, तो प्रश्न पढ़िए। एक उत्तल लेंस तथा अवतल लेंस की क्षमताएं। यहां पर एक उत्तल लेंस की क्षमता दी गई है और एक अवतल लेंस की। तो उत्तल लेंस की क्षमता को प्लस से प्रदर्शित करते हैं, तो इसको हम P1 मान लेते हैं। P1 प्लस 10 डायोप्टर दिया गया है, और P2 यानी कि अवतल लेंस की क्षमता, तो यहां पर माइनस का 2 डायोप्टर दिया गया है। आगे प्रश्न कह रहा है संपर्क में रखे दोनों लेंसों से 25 सेंटीमीटर की दूरी पर, यानी कि दोनों लेंसों से U बराबर दिया गया है 25 सेंटीमीटर। आपको पता है लेंस हो या दर्पण हो, U का मान सदैव माइनस का रखा जाता है, तो यहां माइनस का 25 सेंटीमीटर हमने लिख दिया। आगे कह रहा है दूरी पर रखे वस्तु के प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात कीजिए, यानी कि V का मान आपसे पूछा गया है। आगे प्रश्न कह रहा है लेंस की प्रकृति क्या होगी। जब ये दोनों लेंस मिला के एक नया लेंस बनेगा जिसकी फोकस दूरी कुछ ना कुछ निकलेगी, तो उस लेंस की प्रकृति क्या होगी। तो हम सबसे पहले संपर्क में रखे लेंसों की संयुक्त फोकस दूरी निकालेंगे यहां से। तो यहां पर लिखेंगे संयुक्त फोकस दूरी, संयुक्त फोकस दूरी। अच्छा, फोकस दूरी का फार्मूला क्या होता है, तो वो हम लिख सकते हैं कैपिटल F बराबर 100 बटे P1 प्लस P2। ठीक है, तो यहां से कैपिटल F बराबर 100, P1 की वैल्यू कितनी आई, P1 की वैल्यू है 10, और माइनस P2 की वैल्यू -2 है, लिहाजा ये 100 बटे आपका 8 हो जाएगा। 4 दूनी 8, 4 दूनी 8 और 25 चौकू 100, इतना हो जाएगा ना। अच्छा, तो यहां से आपका कैपिटल F का मान निकला है 25 बटे 4। प्लस का आया तो इसका 25 बटे 2, 25 बटे 2। अच्छा, ये प्लस का आया है, तो यहां पर ये सेंटीमीटर में फोकस दूरी होगी, और कोष्टक में हम लिख देंगे कि उत्तल लेंस। तो ये संयुक्त लेंस जो होगा उत्तल लेंस की भांति कार्य करेगा। अब हमें दिखाना है कि इससे जब 25 सेंटीमीटर की दूरी पर वस्तु रखी है तो उसका प्रतिबिंब कहां पर बनेगा। तो अब हमारे पास फार्मूला आता है 1/F बराबर 1/B माइनस 1/U। तो यहां से F का मान रखना है, तो 1/25 और बटे आपका 2 होगा, 2 ऊपर जाएगा। 1/B का मान पूछा गया है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। U का मान आपका कितना दिया गया है, 25। ठीक है, तो यहां से B बराबर 1/B बराबर आ जाएगा 2/25 और माइनस का 1/25। इसका हम पक्षांतर करेंगे, इसको इधर लेके आएंगे तो इतना आ जाएगा ना। इसका एलसीएम, तो एलसीएम 25 हुआ, तो यहां से आपका हो जाएगा 2 माइनस 1, यानी कि आपका 1/B बराबर 1/25। तो यहां से आपका B बराबर मान आएगा 25 सेंटीमीटर। तो यह रहा आपके चौथे प्रश्न का उत्तर। चलिए मैं इसको रफ करता हूं। अगला प्रश्न आप तब तक पढ़िए। हाँ, जिन बच्चों ने अभी तक
हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वीडियो को लाइक नहीं किया है, तो अगर आप लोगों को हमारा वीडियो पसंद आ रहा है, आप लोगों को पढ़ने में मज़ा आ रहा है, तो आप लोग एक लाइक तो कर ही सकते हैं और अपने ग्रुप में वीडियो को शेयर करें, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे हमसे जुड़ सकें। अगला प्रश्न कह रहा है यंग के द्विक रेखा छिद्र के प्रयोग की सहायता से फ्रिंज की चौड़ाई का व्यंजक प्राप्त करना है। अब फ्रिंज की चौड़ाई का व्यंजक यहां पर प्रश्न रहेगा 4 का खा, ये प्रश्न 4 का खा। अब यंग के प्रयोग से फ्रिंज की चौड़ाई के लिए हमें व्यंजक निकालना है, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, द्विक रेखा छिद्र इस तरीके से एक हमने स्लाइटली यानी कि एक पर्दा रखा जिसमें हमने 2 रेखा छिद्र S1 व S2 लिए और इन रेखा छिद्रों को एक दूसरे के समांतर रखा, जिनके बीच की दूरी हमने स्मॉल d ले ली। अब यहाँ पर इनसे दोनों रेखा छिद्रों से समान दूरी पर यानी कि इस पहले पर्दे M के समांतर एक दूसरा पर्दा N लेते हैं, जिसकी दोनों रेखा छिद्रों से दूरी जो है उसको हम कैपिटल D मान लेते हैं। अब यहां पर हमें क्या करना है कि फ्रिंज की चौड़ाई के लिए व्यंजक स्थापित करना है। तो फ्रिंज की चौड़ाई के लिए व्यंजक, ये दोनों रेखा छिद्र हाइगेंस के तरंगा सिद्धांत के अनुसार ये नए प्रकाश स्रोत की भांति कार्य करते हैं और इनसे निकलने वाली द्वितीयक तरंग है। तो हम मान लेते हैं यहां पर एक बिंदु हमने C मान लिया और जहां पर इन दोनों रेखा छिद्रों से ये जो लंबिक दूरी है D, मान लेते हैं कि पर्दे के केंद्रीय बिंदु O पर मिलता है ये, ठीक है। अब हम मान लेते हैं कि रेखा छिद्र S1 व S2 से चलने वाली प्रकाश तरंगें या द्वितीयक प्रकाश तरंगें जो हैं पर्दे के बिंदु P पर मिलती है और जिसकी बिंदु O से दूरी है x, ये हमने दूरी मान ली। तत्पश्चात हम क्या करते हैं कि इसके C बिंदु से बिंदु P को मिला देते हैं, बिंदु C से बिंदु P को हमने मिला दिया, ठीक है। अब यहां पर अगर हम देखेंगे तो रेखा छिद्र S1 व रेखा छिद्र S2 से जाने वाली बिंदु P पर पहुंचने वाली तरंगों के बीच हमें पथांतर निकालना होगा। क्योंकि यहां पर पथांतर होगा तो इसके बारे में हम लिख रहे हैं, माना एक पर्दा M है जिसमें 2 रेखा छिद्र S1 व S2 हैं, जिनसे कैपिटल D दूरी पर एक दूसरा पर्दा N रखा है, जिसकी तथा रेखा छिद्रों के बीच की दूरी स्मॉल d है। माना दोनों रेखा छिद्रों से चलने वाली
तरंगें पर्दे के बिंदु P पर मिलती हैं। ठीक है, अब इतना जो हमने चित्र बनाया, यहां पर जो डायग्राम बनाया उसके बारे में हमने लिख दिया। अब यहां पर हम निकालेंगे तब दोनों तरंगों के बीच पथांतर। अब हमें क्या लिखना है? दोनों तरंगों के बीच पथांतर लिखना है। अब दोनों तरंगों के बीच पथांतर निकालेंगे तो हम क्या करते हैं, यहां से एक अभिलंब खींच देते हैं। अब अगर हमने बिंदु C से बिंदु P को मिलाया, यानी कि कोण P का जो हमने अर्धक खींचा है, अर्धक अगर बिंदु C पर इस लांबिक दूरी CO से थीटा कोण बनाता है तो यहां पर ये कोण भी आपका थीटा होगा एकांतर कोण से। ठीक है, ये दोनों एकांतर कोण है, ये थीटा हो गया आपका। अब यहां पर हम क्या करते हैं, हमें निकालना है पथांतर, तो इस बिंदु को हमने डाल दिया A। तो अब हमारे पास दो त्रिभुज हो गए, एक आपका त्रिभुज हो गया S1 S2A और दूसरा त्रिभुज हो गया CPO। ठीक है, तो यहां पर हम देखेंगे पथांतर आपका कितना होगा, तो पथांतर होना चाहिए S2P माइनस S1P बराबर कितना होना चाहिए, बराबर हमारा होना चाहिए, हमने अभिलंब खींचा है तो अभिलंब का मतलब है कि अब S2P और AP व S2P आपकी समान दूरियां होंगी, तो यहां पर पथांतर आपका हो जाएगा S2A। तो यहां से देखेंगे त्रिभुज S1 S2A व त्रिभुज COP समरूप है, अब समरूप क्यों है, क्योंकि यहां देखिए ये एंगल दोनों बराबर हैं। ठीक, तो एंगल से ये आपके दोनों त्रिभुज समरूप हो गए। अब समरूप हो गए तो यहां पर समरूप त्रिभुजों की एक ही प्रमेय होती है कि उनके लंबों का अनुपात आधारों के अनुपात के बराबर होता है। तो पहले त्रिभुज का अगर हम लंब देखेंगे, यहां से आप देखिए S1 S2A में अगर हम लंब देखेंगे तो लंब हमें क्या मिलेगा, तो हमें लंब मिलेगा S2A। ठीक है, दूसरे त्रिभुज COP में अगर हम लंब देखेंगे तो हमें लंब क्या मिलेगा, लंब मिलेगा OP बराबर पहले त्रिभुज व दूसरे त्रिभुज में लंबों का अनुपात हो गया। अब उनके आधारों के अनुपात के बराबर होता है, तो पहले का आधार लंब ये हो गया, तो आधार आपका कौन सा होगा, यहां से एंगल बन रहा है, ये देखिए, तो ये आधार का काम करेगा, यानी कि S1 S2 अपान दूसरे का आधार क्या हुआ, तो दूसरे का आधार हुआ CO। क्या हुआ, CO। यहां पर मान रखेंगे, क्योंकि हमें मान किसका चाहिए, S2A का, तो S2A ऐसे ही रखेंगे। OP का मान कितना है, X है बराबर S1 S2 का मान कितना है, स्लिटों के बीच की दूरी, तो स्लिटों के बीच की दूरी है स्मॉल d अपान CO का मान कितना है, पर्दे और स्लिटों के बीच की दूरी, तो वो है कैपिटल D। तो यहां से आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यहां S2A बराबर आ जाएगा dx अपान कैपिटल D। इतना पथांतर आ गया। अब यहां पर अगर हमने पथांतर निकाला तो इतना आया, S2A का मान हमारा आ गया है। अगर हम मान लें कि बिंदु P पर आपकी m क्रम की दीप्त फ्रिंज प्राप्त होती है, यदि बिंदु P पर m क्रम की दीप्त फ्रिंज प्राप्त हो,
तब पथांतर आपका होगा, आप लोगों ने इस चैप्टर में पढ़ा होगा प्रकाश के व्यतिकरण में, अगर यम बिंदु P पर यम्य क्रम की दीप्त फ्रिंज प्राप्त होती है तब आपका पथांतर होता है एम लेमडा, इतना होता है ना। तो यहां पर हम क्या करेंगे, अभी हमारा पथांतर कितना आया है S2A, तब आपका S2A के स्थान पे हम क्या रख सकते हैं एम लेमडा। तो यहां पर मान रख देंगे, तब आपका ये क्या हो जाएगा, तब हो जाएगा एम लेमडा बराबर आपका हो जाएगा dx अपान कैपिटल D। तो यहां से x का मान निकालेंगे तो यहां पर xm हो जाएगा, क्योंकि यम्य क्रम की दीप्त फ्रिंज से दूरी है तो इसलिए xm रख दिया। तब आपका हो जाएगा m d लेमडा अपान स्मॉल d। ठीक है, अब हमें निकालना है फ्रिंज की चौड़ाई के लिए व्यंजक। तो फ्रिंज की चौड़ाई के लिए, फ्रिंज की चौड़ाई की परिभाषा होती है किन्हीं दो क्रमागत दीप्त अथवा अदीप्त फ्रिंजों के बीच की दूरी को फ्रिंज की चौड़ाई कहते हैं। तो यहां पर लिखेंगे चूंकि किन्हीं दो क्रमागत फ्रिंजों के बीच की दूरी को फ्रिंज की चौड़ाई कहते, फ्रिंज की चौड़ाई कहते हैं। ठीक है, तो अब मान लें कि हमारे एक्सएम यानी कि माना, यहां पर हम लिख सकते हैं माना बिंदु O से M में व M+1 में दीप्त फ्रिंजों की दूरियां एक्सएम व XM+1 हैं। तब XM का तो हमने मान लिख दिया, अब आपको XM+1 का मान रखना है, यानी कि जहां पर आपका M लिखा है, यहां M लिखा है ना, M के स्थान पे M+1 रख देना है। जैसे पहली और दूसरी, तो पहले के स्थान पे M के स्थान पर 1 रख देंगे और दूसरे के स्थान पे M के स्थान पे 2 रख देंगे। तो उसी प्रकार हमें करना है, तो XM+1 बराबर हो जाएगा M+1, इसको थोड़ा मैं साफ कर देता हूं, M+1 इंटू डी लेमडा अपान स्मॉल डी, इतना हो गया। चलिए इसको इक्वेशन सेकंड डाल देते हैं। अब हमें क्या करना है, फ्रिंज की चौड़ाई, तब फ्रिंज की चौड़ाई W बराबर XM+1 माइनस XM, क्या करेंगे हम, W बराबर XM की वैल्यू तो M+1 डी लेमडा अपान स्मॉल डी माइनस XM की वैल्यू क्या है, तो M डी लेमडा अपान स्मॉल डी। यहां से कॉमन क्या मिलेगा, तो W बराबर यहां से कॉमन आपका मिल रहा है डी लेमडा अपान स्मॉल डी, बचा क्या, बचा है M+1 और माइनस M, इतना ही बचा। तो यहां से M कट जाएगा तो आपका W बराबर बचता है सीधा सीधा डी लेमडा अपान स्मॉल डी। ये फ्रिंज की चौड़ाई के लिए व्यंजक हो गया। अब यहां पर एक विशेष बात, क्योंकि अनसॉल्व्ड हो रहा है तो आपके आगे क्वेश्चन आते रहेंगे। यहां पर देखिए आप लोगों को दिख रहा है कि M कट गया, बाई चांस आगे ऐसा भी क्वेश्चन आ जाता है कि सिद्ध कीजिए कि फ्रिंज की चौड़ाई
फ्रेंजों की संख्या पर निर्भर नहीं करती है। तब भी आपको इसी प्रकार से डेरिवेट करना है इसको। और उसके बाद में जब यहां पर हम देखते हैं m आपका कट जाता है, मतलब w के मान में फ्रेंजों की संख्या का कोई महत्व नहीं है। अर्थात हम कह सकते हैं कि w यानी कि फ्रेंज की चौड़ाई फ्रेंजों की संख्या पर निर्भर नहीं करती है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपका यहां से हल हुआ। अच्छा, तब तक मैं इसको साफ कर रहा हूं। आप लोगों से फिर कहना है, अभी तक आप लोगों ने यानी कि जिन लोगों ने हमारे वीडियो को लाइक नहीं किया है, अपने दोस्तों के साथ अपने ग्रुप में शेयर नहीं किया है, वो लोग हमारे वीडियो को अपने दोस्तों के साथ अपने ग्रुप में शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आ रहा हो। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आप लोग पढ़िए तब तक। अगला क्वेश्चन इजी है, समझ में आ रहा होगा आपको किस चैप्टर से है। चलिए प्रश्न सॉरी खंड तो आपका दा ही है अभी। अब प्रश्न रहेगा प्रश्न संख्या, हाँ, इसके बाद में प्रश्न नंबर 4 का है गा, 4 का गा। ठीक है, चलिए गा प्रश्न कह रहा है एक 16 ग्राम रेडियो एक्टिव पदार्थ की औसत आयु 1 दिन है। तो यहां पर प्रश्न में दिया गया है औसत आयु, तो औसत आयु दी गई है 1 दिन। औसत आयु को हम लिखते हैं टाउ से, टाउ बराबर दिया गया है 1 दिन। ठीक है, पदार्थ की मात्रा, तो पदार्थ की मात्रा को हम लिखते हैं n0 से, जो प्रारंभिक पदार्थ की मात्रा होती है उसको n0 से लिखते हैं, या n0 जिसको बोलते हैं n0 से लिखते हैं। यह दिया गया है 16 ग्राम। ठीक है, आगे आपसे प्रश्न कह रहा है ज्ञात कीजिए इसकी अर्धायु। प्रश्न नंबर 1 में इसी में और दूसरा प्रश्न दिया गया है। 1 में कह रहा है कि अर्ध आयु यानी कि कैपिटल T बराबर आपसे पूछा गया है। और पूछा गया है दूसरे नंबर में 3.5 दिनों के बाद पदार्थ की मात्रा। तो यहां पर हम सीधा मात्रा लिख रहे हैं। तो यहां पर ये जो दिनों की संख्या है इसको हम लिखते हैं स्मॉल t से, ये स्मॉल t दिया गया है। अब हमें पहले प्रश्न को हल करना है। तो यहां पर अर्ध आयु काल आपसे पूछा गया है। तो आप लोग जानते हैं अर्ध आयु कैपिटल T बराबर होता है 0.6931 और गुणे औसत आयु टाउ। ठीक है, तो यहां से आपका हो जाएगा कैपिटल T बराबर 0.6931 गुणे 1, तो कैपिटल T बराबर 0.6931 दिन। ठीक है, तो ये आपका हो गया। आगे आपसे प्रश्न नंबर 2, तो प्रश्न नंबर 2 हल करना है। तो यहां पर स्मॉल t का मान दिया गया, हमारे पास सूत्र होता है। अब हमें मात्रा पूछी गई है कि कितनी मात्रा विकटित होगी, तो n बराबर आपसे पूछा गया है। सूत्र होता है हमारा विकटित मात्रा बटे टोटल मात्रा n0 बराबर होता है 1/2 की घात स्मॉल n। अच्छा, स्मॉल n बराबर आपका होता है स्मॉल n बराबर स्मॉल t अपान कैपिटल T, जहां स्मॉल t क्या है, दिनों की संख्या, और कैपिटल T अर्ध आयु काल। तो यहां से n की जगह पे आपका स्मॉल t बराबर दिया गया है 3.5 दिन। अब हमें यहां पर मान रखना है, तो मान रखेंगे तो आपका
n अपान n, 0 का मान प्रारंभिक मात्रा 16 ग्राम, तो यहाँ आपका हो गया 16 बराबर 1/2, n का मतलब स्मॉल t और बटे कैपिटल T, मान रखिए तो n/16 बराबर 1/2। स्मॉल t का मान कितना है, तो स्मॉल t का मान है 3.5 बटे कैपिटल T का मान कितना है, तो कैपिटल T का मान आपका है 0.69, तो 0.69 को अपने कैलकुलेशन सरल करने के लिए 0.7 लिख सकते हैं, 70। अच्छा, यहाँ से दशमलव हटाया, यहाँ से दशमलव हटाया, 7 पना 35, तो 7 पंचे 35 हो गया, तो n अपान 16 बराबर 1/2 की घात कितनी आई, 5। तो ये 16 ऊपर जाएगा तो आपका हो जाएगा n बराबर 16 और बटे में 2 की घात 5, 2 की घात 5, ठीक है, ये घात है 2 की, तो यहाँ से n बराबर 16 और बटे 2 की घात 5 का मतलब 2 दूना 4 चौक 8 दूनी 16 दूनी 32, तो यहाँ से 16 दूनी 32 यानी कि 1/2, 1/2 का मतलब यहाँ से आपका आंसर हो गया n बराबर 0.5 ग्राम। यहाँ पर आंसर लिख दे रहा हूँ, n बराबर आपका आया 0.5 ग्राम। तो ये इस क्वेश्चन का ये आंसर हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन पढ़िए, इसको तब तक मैं साफ करता हूँ। तो इसी तरीके से हम आपका साथ देते रहेंगे। चलिए अगला प्रश्न पढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, एक छोटा क्षण चुंबक एक समान बाह्य चुंबकीय क्षेत्र 4.5 टेस्ला, यहाँ पर प्रश्न संख्या रहेगी 4 का घा। यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र का मान दिया गया है B बराबर 4.5 टेस्ला, ठीक है, यह चुंबकीय क्षेत्र का मान दिया गया है। इसके बाद में कह रहा है प्रश्न कि तथा क्षण चुंबक की अक्ष क्षेत्र से, क्षण चुंबक की जो अक्ष है क्षेत्र के साथ 30 अंश का कोण बनाती है, तो हमें एंगल में चेंजिंग करने की जरूरत नहीं है, कोण का कोई भी मान नहीं बदलेगा क्योंकि उसकी अक्ष ही चुंबकीय क्षेत्र के साथ कोण बना रही है। फिर इसके बाद में कह रहा है, यदि इस पर 4.5 गुणे 10 की घात -2 न्यूटन मीटर का बल आघूर्ण लगे, टाउ बराबर दिया गया है 4.5 गुणे 10 की घात -2 न्यूटन मीटर का बल आघूर्ण, तो क्षण चुंबक की स्थितिज ऊर्जा ज्ञात कीजिए। अब U बराबर हमसे पूछा गया है। अब क्षण चुंबक की स्थितिज ऊर्जा का अगर हम सूत्र देखते हैं तो क्षण चुंबक की स्थितिज ऊर्जा का सूत्र होता है U बराबर mb cos थीटा, यही होता है ना, और वो भी यहाँ पे होता है माइनस का, इतना होता है। अब यहाँ हमें m का मान नहीं दिया गया है, तो m का मान नहीं दिया गया है तो हमें m का मान निकालना पड़ेगा। तो m बराबर आपका होता है टाउ अपान v साइन थीटा, इतना होता है। तो यहां से हम क्या करेंगे, m बराबर आपका हो जाएगा टाउ अपान v साइन 30 अंश, ये मान हम यहां पर रख देते हैं। तो हमारा u बराबर m के स्थान पे क्या रखना है, हमें टाउ रखना है अपान b साइन 30 अंश रखना है, और यहाँ cos है और साथ में b है तो b रख दिया, और यहाँ भी cos 30 अंश रख दिया, ठीक है। चाहते तो हम यहाँ से मान निकाल लेते, फिर उसके बाद में यहाँ रखते, यहाँ से थोड़ा इजी हो जा रहा है, तो b से b कैंसिल हो गया, आपका क्या बचा, u बराबर टाउ, टाउ का मान कितना है 4.5 गुणे 10 की घात -2। अब आपका cos थीटा और अपान में साइन 30 अंश है, तो यहां से आपका ये हो जाता है cot 30 अंश। अब cot 30 अंश का मान कितना होता है, तो cot 30 अंश का वही मान होता है जो tan 60 अंश का मान होता है, इसलिए आपका u बराबर हो जाएगा -4.5 गुणे 10 की घात -2 और
टेन कॉट 30 अंश का मान, टेन 60 का मान, यानी कि √3। तो √3 का मान रख देते हैं। तो 4.5 गुणे 10 की घात -2 गुणे √3 का मान होता है 1.732। ये पूरा मान होता है, हमें ज्यादा मान रखने की जरूरत नहीं है। दशमलव के 1 अंक तक रखेंगे तो 1.7। तो यहां से 17 का मल्टीप्लाई करेंगे, 17 अपना 85, 17 चौको 68, 68 और 8 कितना हुआ 76, 74, यही हुआ ना। 17 अपना 85, 17 चौको 68, 68 और 8 76 हुआ, 76 हुआ, 76 हुआ। ठीक है, चलिए सॉरी, यहां से 2 अंक बाद दशमलव लगाना है, यहां दशमलव लग गया और गुणे में 10 की घातें हो गई -2। ये आपका आ गया जूल में आंसर। कितना आ गया जूल में आंसर। चलिए ये अभी ए भी आपका प्रश्न हो गया, मैं इसको साफ कर रहा हूं। चलिए अगला प्रश्न आप लोग पढ़िए तब तक। अगला प्रश्न, तो अगला प्रश्न कह रहा है एक अनंत लंबाई के एक समान आवेशित सीधे तार का रेखीय आवेश घनत्व, यहां पर रेखीय आवेश घनत्व दिया गया है। तो रेखीय आवेश घनत्व को हम किससे लिखते हैं, रेखीय आवेश घनत्व। तो रेखीय आवेश घनत्व को हम लिखते हैं लेमडा से। लेमडा बराबर दिया गया है आपका 10 गुणे 10 की घात -8 मात्रा कूलम प्रति मीटर। ठीक है, चलिए आगे इसका दिया गया है तार से 2 सेंटीमीटर की दूरी पर, यानी कि आपका R बराबर दिया गया है 2 सेंटीमीटर। इसको मीटर में बदलना है क्योंकि यहां पर इसकी यूनिट में क्या है, मीटर है। तो इसलिए 2 गुणे 10 की घात -2 ये मीटर हो गया। पूछा गया है कि इस दूरी पर उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर आपसे पूछा गया है। अब ये किस चैप्टर से न्यूमेरिकल दिया गया है, तो आप लोगों को पता है कि ये जो गॉस की थ्योरम, गॉस की प्रमेय से रिलेटिव है। तो गॉस की प्रमेय से रिलेटिव है, तो यहां पर आपके पास डेरिवेशन जब आप लोग करते हैं तो यहां पर सूत्र निकल के आता है 1/2 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू लेमडा अपान R, यही आता ना। अब यहां पर 1/2 पाई एप्सिलॉन 0 का मान हमें पता नहीं होता है, तो इसलिए हम क्या करते हैं 2 का गुणा कर देते हैं अंश व हर में। तो यहां से E बराबर आपका आ जाता है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 लेमडा 2 लेमडा अपान R। अब यहां पर मान रखेंगे, इसका मान कितना होता है, तो 9 गुणे 10 की घात 9 गुणे 2 लेमडा का मान कितना दिया गया है 10 गुणे 10 की घात -8 अपान R का मान कितना है 2 गुणे 10 की घात -2, 2 से 2 कट गया है, यहाँ घातें ये ऊपर जाएंगी तो 9 2 11 प्लस की हो गई माइनस की 8, तो आपकी घातें कितनी बचेंगी, यहाँ पर आपका E बराबर बचेगा 9.90 और गुणे 10 की घातें 11 प्लस की हैं माइनस की 8 हैं, तो E बराबर 90 गुणे 10 की घात 3 बचा 8 3 11, ठीक, या E बराबर 9.0 गुणे 10 की घात 4 वोल्ट और प्रति मीटर। तो ये आपका आंसर हो गया। चलिए ये भी आपका क्वेश्चन हल हुआ बहुत ही आसान तरीके से, ठीक है। चलिए इसको मैं साफ कर दे रहा हूं। अभी तक जिन बच्चों ने हमारे वीडियो को लाइक नहीं किया है, शेयर नहीं किया है, तो आप लोग वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अपने ग्रुप में भेज दें, यानी कि फॉरवर्ड करें, व्हाट्सएप कर दें, मैसेज कर दें, जिससे कि आप लोगों की तरह ही दूसरे बच्चों का भी भला हो सके और दूसरे बच्चे हमसे ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ सकें। अगला प्रश्न, तो अगला प्रश्न है
प्रश्न नंबर 5, प्रश्न नंबर 5। तो यहां पर प्रश्न संख्या आपकी कितनी रहेगी? प्रश्न 5। प्रश्न 5 का। अब प्रश्न 5 का कह रहा है, किरचॉफ के विद्युत परिपथ संबंधी नियमों की सहायता से संतुलन अवस्था में व्हीटस्टोन सेतु के लिए P/Q बराबर R/S प्राप्त करना है और चारों प्रतिरोध हैं। ठीक है, तो यहां पे हम लिखते हैं, माना 4 प्रतिरोधों P/Q/R/S को एक समांतर चतुर्भुज की संलग्न भुजाओं द्वारा जोड़ा गया है। ठीक है, माना 4 प्रतिरोधों PQRS को एक समांतर चतुर्भुज की संलग्न भुजाओं द्वारा जोड़ा गया है। इसके विकर्ण AC को एक सेल द्वारा कुंजी K1 से तथा विकर्ण BD को धारा मापी के द्वारा K2 से जोड़ते हैं। ठीक, तो अब हम इसका चित्र बनाएंगे, डायग्राम बनाएंगे। तो इस तरीके से हमने एक समांतर चतुर्भुज का निर्माण किया। ये समांतर चतुर्भुज बन गया, थोड़ा टेढ़ा बना है, कोई बात नहीं है, ये समांतर चतुर्भुज हो गया। अब ये A हो गई भुजा, ये B और ये C और ये D। हम विकर्ण AC को क्या करते हैं, एक सेल के द्वारा कुंजी K1 से जोड़ देते हैं और विकर्ण BD को एक गैल्वेनोमीटर के द्वारा कुंजी K2 से जोड़ देते हैं। यहां पर कुंजी K2 से हमने जोड़ दिया। अब यहां पर अगर सेल द्वारा हम मान लें कि धारा I प्रवाहित हो रही है परिपथ में, तो यहां इस सिरे में I1 को मान लेते हैं, इस सिरे में I2 को, क्योंकि 2 चालक तार हैं, दोनों में विद्युत धारा प्रवाहित होनी है। तो यहां पर हम क्या करेंगे, अब प्रतिरोधों को हम इस प्रकार समायोजित, सबसे पहले हम क्या करते हैं, आप लोग पढ़ चुके हैं इस डेरिवेशन में कि कुंजी K1 को ऑन करके परिपथ में इस प्रकार धारा प्रवाहित करते हैं कि गैल्वेनोमीटर में कुंजी K2 को ऑन करने पर गैल्वेनोमीटर में कोई भी विक्षेप उत्पन्न न हो। और इसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, प्रतिरोधों को ठीक ढंग से समायोजित करना पड़ता है। तो यहां पर हम लिखेंगे किरचॉफ के नियम से सीधा सीधा, तो बंद पास आपका ये पहला रहेगा और ये आपका बंद पास दूसरा रहेगा। तो यहां बंद पास A B D और A में किरचॉफ के नियम से, तो किरचॉफ के नियम से लगाएंगे। तो किरचॉफ का नियम होता है कि किसी भी परिपथ के किसी बंद पास में बहने वाली धाराओं
तथा उनके संगत प्रतिरोधों के गुणनफलों का बीजगणितीय योग उस पास में लगे कुल विद्युत वाहक बल के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। तो यहाँ पर वही रूल लगाएंगे। तो यहाँ पर ये आपका प्रतिरोध P है, ये Q है, ये R है और ये S है। तो I1 तो इसका संगत प्रतिरोध कितना है P माइनस, क्योंकि यहाँ पर दिशा बदल गई, गैल्वेनोमीटर का प्रतिरोध है कैपिटल G, लेकिन इसमें प्रवाहित धारा है जीरो इंटू G माइनस। देखिए किस तरीके से हम प्लस माइनस लगाते हैं। यहां से इस दिशा में हम चले, इस दिशा में आगे बढ़ेंगे तो यहां तक, ठीक है। इधर से हम जाएंगे, अगर यहां इधर ऐसे मान लेते हैं, अगर मान लीजिए कि आप इस दिशा इस डायरेक्शन में जा रहे हैं तो इस दिशा में जा रहे हैं, अगर इधर वापस आ रहे हैं तो इसको हम प्लस का ले लेते हैं, इसको हमने प्लस का ले लिया, ठीक है। अब यहां से I2 जा रहा है तो इसको ये विपरीत दिशा हो गई, तो इसलिए हम इसको माइनस का ले लेते हैं I2 और इंटू इसका संगत प्रतिरोध है R, ठीक है, बराबर। क्योंकि इस स्थिति में संतुलन की अवस्था में गैल्वेनोमीटर में कोई भी धारा प्रवाहित नहीं होती है। क्यों नहीं होती है? क्योंकि ये जो बिंदु V होता है और बिंदु D होता है ये समान विभव पर होते हैं, इसलिए बराबर आपका रहेगा 0। तो यहां से आपका निकल के आता है I1P माइनस I2R बराबर 0 या I1P और बराबर I2R। ये हो गया आपका समीकरण नंबर 1। फिर हम लिखेंगे बंद पास 2 में, तो बंद पास 2 में, तो बंद पास 2 में क्या करेंगे इसी प्रकार से। अभी तक हम ऊपर से ही चले थे तो ऊपर से ही चलेंगे। तो यहां पर I1 धारा है तो संगत प्रतिरोध आपका कितना हो गया Q, तो I1Q, ठीक है। अब हम ऊपर से आ गए यहां पर, अब इधर भी तो यहां से चल रहे थे ना, तो उसी दिशा में यहां आपका ये माइनस का, ठीक, तो माइनस का आपका हो गया I का मतलब है 0 और इसका संगत प्रतिरोध, तो गैल्वेनोमीटर का संगत प्रतिरोध है कैपिटल G और आपका माइनस विपरीत दिशा है तो I2S बराबर 0, ठीक है। अब यहां पर हम क्या करते हैं I1Q माइनस I2S बराबर 0 या I1Q बराबर आपका I2S, ये हो गया समीकरण नंबर 2। अब यहां पर समीकरण 1 में भाग दे देते हैं समीकरण 2 का। समीकरण 1 में समीकरण 2 का जब हम भाग देंगे तो हमें प्राप्त होगा I1P और अपान I1Q बराबर I2R अपान I2S। I2 से I2 कैंसिल आउट हुआ, I1 से I1 चला गया। तो आपका जो पूछा गया था प्रश्न में संतुलन की अवस्था के लिए R अपान S सिद्ध हो गया। इसे संतुलन की अवस्था या स्थिति कहते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आप डायग्राम के बारे में थोड़ा लिख के और फिर अच्छे से इसको हल कर सकते हैं। यहां पर ये नहीं पूछा गया था, हालांकि क्वेश्चन आपका बड़ा है। यहां पर अगर हम इसका सिद्धांत वगैरह सारा कुछ लिखते हैं तब आपको लिखना होगा कि कुंजी K1 को ऑन करके प्रतिरोधों को इस प्रकार संयोजित करते हैं जिससे कि कुंजी K2 को ऑन करने पर गैल्वेनोमीटर में कोई भी धारा विक्षेप ना हो, यानी कि कोई भी विक्षेप उत्पन्न ना हो, ठीक है। तो यहां पर ये आपका 3 नंबर का प्रश्न था, 3 नंबर का था ना, 3 नंबर का प्रश्न था। तो 3 नंबर के प्रश्न में आप इतना ही कुछ लिखेंगे, संतुलन की अवस्था नहीं लिखनी है आपको, ठीक है। सिर्फ यहाँ पर
इस डायग्राम के बारे में लिख के और ये प्रूफ कर दिया, इसे संतुलन की अवस्था या स्थिति कहते हैं। चलिए अगला प्रश्न पढ़िए, तब तक मैं इसको साफ करता हूं। यह आपका 3 नंबर का प्रश्न था। जिन बच्चों ने अभी तक हमारे वीडियो को लाइक नहीं किया है, शेयर नहीं किया है, वो अपने ग्रुप में शेयर कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आप लोगों का अगर इसी तरीके से हमें प्यार मिलता रहा तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग हमारे साथ जुड़े हैं और हम भी आपसे जुड़े रहेंगे। अभी तो फिजिक्स ही है, आगे चल के इस चैनल पे आपको एग्ज़ाम के लिए बहुत कुछ मिलेगा, जो भी हमसे बच्चे जुड़ेंगे। अब यह प्रश्न नंबर आपका है 5 का खा। 5 का खा प्रश्न कह रहा है वैद्युत अनुनाद किसे कहते हैं? श्रेणी अनुनादी परिपथ की सहायता से अनुनादी आवृत्ति के लिए व्यंजक ज्ञात कीजिए। अब यहां पर हमसे वैद्युत अनुनाद किसे कहते हैं, तो वैद्युत अनुनाद की स्थिति पूछी गई है। वैद्युत अनुनाद, ठीक, तो वैद्युत अनुनाद किसे कहते हैं? तो यहां पर वैद्युत अनुनाद की परिभाषा लिखनी है। तो यहां पर परिभाषा लिखेंगे, जब LCR श्रेणी परिपथ में प्रेरण प्रतिघात XL व धारतीय प्रतिघात XC आपस में बराबर होते हैं, बराबर होते हैं, तो इस स्थिति को वैद्युत अनुनाद की स्थिति कहते हैं। ये वैद्युत अनुनाद की स्थिति होती है XL बराबर XC, ठीक है। जब LCR श्रेणी परिपथ में XL और XC आपस में बराबर होते हैं, या हम ऐसे भी कह सकते थे कि XL XC के बराबर होता है, तो इस स्थिति को हम वैद्युत अनुनाद की स्थिति कहते हैं। अब यहां पर हमें इस अवस्था में अनुनादी आवृत्ति के लिए व्यंजक निकालना है। तो अनुनादी आवृत्ति के लिए तो यहां पर लिखेंगे, चूंकि XL बराबर क्या होता है, ओमेगा L, और XC बराबर क्या होता है, 1/ओमेगा C, 1/ओमेगा C। तो यहां से ओमेगा L बराबर हो जाएगा 1/ओमेगा C, चूंकि ओमेगा बराबर आपका होता है 2 पाई f, जहां f आवृत्ति है, ठीक है। जहां f आवृत्ति है तब आपका हो जाएगा 2 पाई f L बराबर 1/2 पाई f C, इतना हुआ। यहां से हमें आवृत्ति का मान निकालना है, तब आवृत्ति f स्क्वायर बराबर, यहां इसको ले आएंगे तो 1/4 पाई स्क्वायर। देखिए 2 दूना
4, पाई का पाई में गुणा हुआ तो पाई स्क्वायर और आपका हो गया LC, यानी कि F बराबर हो जाएगा 1/2 पाई अंडर रूट LC। तो ये आपकी अनुनादी आवृत्ति आ गई जिसका मात्रक होता है हर्ट्ज। तो ये भी प्रश्न आपका बहुत ही आसान तरीके से 3 नंबर का प्रश्न था, हल हो गया। इसको साफ करता हूं मैं। चलिए अगला प्रश्न आप लोग पढ़िए तब तक। अगला प्रश्न सरल होगा, अगला भी प्रश्न, क्योंकि आप लोग मेहनत कर रहे हैं तो कोई भी चीज कठिन नहीं होगी और आपका साथ हम दे रहे हैं तो घबराने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। अगला प्रश्न है आपका, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का व्यंजक प्राप्त कीजिए जब प्लेटों के बीच आंशिक रूप से परावैद्युत पदार्थ रखा हो। तो समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का सूत्र, तो इसके लिए हम यहां पर लिख दे रहे हैं प्रश्न नंबर आपका 3 का खा के बाद गा आएगा, चलिए उसको बाद में देख लेंगे। तो यहां पर लिखते हैं, माना समांतर प्लेट संधारित्र X बाई प्लेटों से मिलकर बना है, जिसमें प्रत्येक का क्षेत्रफल कैपिटल A तथा पृष्ठीय आवेश घनत्व सिग्मा है, सिग्मा है। ठीक है, चलिए अब हम डायग्राम बना लेते हैं। तो डायग्राम इसी प्रकार से होता है। तो इसको हम दूसरी प्लेट को जोड़ देते हैं अर्थ से, ये आपका पृथ्वी हो गया, और पहली प्लेट को हम जोड़ देते हैं विद्युत स्रोत से। इस पर प्लस आवेश आ गया, इस पर माइनस, और यहाँ पर प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र स्थापित होगा जिसकी दिशा रहेगी प्लस से माइनस की ओर, प्लेटों के बीच के परावैद्युतांक। ठीक है, तथा प्लेटों के बीच माध्यम का परावैद्युतांक के है। तब अब हमें क्या करना है, प्लेटों के बीच की दूरी स्मॉल d होती है, तो यहां पर लिखेंगे तथा प्लेटों के बीच की दूरी स्मॉल d है। तब प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र, वैद्युत क्षेत्र, तो वैद्युत क्षेत्र प्लेटों के बीच कितना होगा, E बराबर एप्सिलॉन 0 सिग्मा अपान एप्सिलॉन 0, इतना ही होता है ना। किन्हीं दो समांतर परंतु विपरीत आवेशित प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र का मान E बराबर सिग्मा अपान एप्सिलॉन 0। चूंकि यहां माध्यम का परावैद्युतांक भी K है तो इसलिए यहां K आपका आ जाएगा। ठीक है, चलिए चूंकि सिग्मा बराबर हम लिखवा चुके हैं, सिग्मा आपका पृष्ठीय आवेश घनत्व, पृष्ठीय आवेश घनत्व सिग्मा बराबर होता है Q अपान A, तो यहां से आपका E बराबर हो जाएगा Q अपान A एप्सिलॉन 0 K। इतना हो गया, ये वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान आ गया। अब हमें क्या निकालना है, प्लेटों के बीच विभवांतर। तब प्लेटों के बीच विभवांतर, तो प्लेटों के बीच विभवांतर निकालेंगे तो विभवांतर के लिए B बराबर E और उनके बीच की दूरी D। तो E का मान यहां से समीकरण 1 से रख देते हैं, तो ये आपका B बराबर
Q अपान एप्सिलॉन 0 A K और इंटू डी हो गया। ये आपका विभवांतर आ गया। अब हमें क्या निकालना है, तब समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता। तो यहां पर लिखेंगे तब समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता। तो समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता C बराबर होता है Q अपान V, यही होता है ना। चलिए यहां पर हम मान रख दे रहे हैं, तो आपका क्या हो जाएगा, C बराबर Q तो ठीक है, B का मान, तो B का मान है Q D अपान एप्सिलॉन 0 A K, इतना ही है। चलिए यहां से अगर हम देखेंगे तो Q से Q कैंसिल आउट हुआ, ये आपका ऊपर चला जाएगा, तो ये हमारा बचेगा C बराबर एप्सिलॉन 0 A K और अपान D। तो ये आपकी आ गई समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता, जिसका मात्रक होता है फैराड। ठीक है, चलिए ये प्रश्न भी आपका हल हो गया। आप लोग अगले प्रश्न को पढ़िए, तब तक हम इसको साफ कर देते हैं। अगला प्रश्न भी पढ़िए। यह समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता के लिए व्यंजक था। अब इसके बाद में आगे इस प्रश्न में कुछ कह रहा है क्या, मैंने अभी देखा नहीं है, देख लूं जरा। चलिए इसको साफ कर दें पहले। अभी तक जिन बच्चों ने हमारे इस वीडियो को लाइक नहीं किया है, शेयर नहीं किया है, तो बच्चे लाइक कर दें वीडियो को, और वीडियो को अपने ग्रुप में शेयर कर दें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए ये प्रश्न हो गया आपका। अब अगला प्रश्न आता है प्रश्न नंबर 5 का घ। प्रश्न कह रहा है अणुचुंबकीय, प्रतिचुंबकीय और लौहचुंबकीय पदार्थ क्या होते हैं, स्पष्ट कीजिए। तो यहां पर अणुचुंबकीय, प्रतिचुंबकीय और लौहचुंबकीय, इस बार इनसे रिलेटिव प्रश्न नहीं आएंगे 2021 के एग्जाम में, लेकिन फिर भी हम इसका आंसर लिखवा रहे हैं। यहां पर सबसे पहली हेडिंग रहेगी हमारी अणुचुंबकीय पदार्थ। तो अणुचुंबकीय पदार्थ की परिभाषा लिखनी है, वे पदार्थ जिन्हें बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर क्षेत्र की दिशा में अल्प चुंबकत्व को धारण करते हैं अणुचुंबकीय पदार्थ कहलाते हैं। ठीक है, वे पदार्थ जिन्हें बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर क्षेत्र की दिशा में अल्प चुंबकित होते हैं, अणुचुंबकीय पदार्थ कहलाते हैं। अब दूसरा आपका रहेगा प्रतिचुंबकीय। प्रतिचुंबकीय, तो वे पदार्थ जो बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रखे जाने पर क्षेत्र की विपरीत दिशा में अल्प चुंबकत्व
को धारण करते हैं प्रतिचुंबकीय पदार्थ कहलाते हैं। प्रतिचुंबकीय पदार्थ कहलाते हैं। ठीक है, तो ये आपकी अणुचुंबकीय और प्रतिचुंबकीय पदार्थों की परिभाषा हो गई। इसके बाद में हमारा तीसरा आता है लौह चुंबकीय पदार्थ। तो यहां पर लौह चुंबकीय पदार्थ, तो लौह चुंबकीय पदार्थ वे पदार्थ जो बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रखे जाने पर क्षेत्र की दिशा में बहुत अधिक चुंबकत्व को धारण करते हैं लौह चुंबकीय पदार्थ कहलाते हैं। लौह चुंबकीय पदार्थ कहलाते हैं। तो ये आपका प्रश्न नंबर 5 का घ इसका आंसर हो गया। हालांकि 2021 के एग्जाम में आने के ना के बराबर चांस हैं, ठीक है, लेकिन अगले एग्जामों में तो आना ही है, क्योंकि इस बार कोरोना की वजह से ये जो 30% कोर्स कम हुआ है, इसी में आपका ये कम हो गया था। अगला क्वेश्चन आप लोग पढ़िए, तब तक मैं इसको साफ कर देता हूं। जिन बच्चों ने अभी तक हमारे वीडियो को लाइक नहीं किया है, अपने दोस्तों के साथ शेयर नहीं किया है, वो लोग वीडियो को लाइक कर दें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को शेयर कर दें, जिससे कि आप जैसे ही कई बच्चे जो अभी तक जिनकी तैयारी अच्छी नहीं चल रही है, वो हमारे साथ जुड़ें और उनकी तैयारी अच्छी हो। अगला प्रश्न है, अपवर्तनी खगोलीय दूरदर्शी का किरण आरेख बनाइए जबकि अंतिम प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बनता हो। इस स्थिति में आवर्धन क्षमता का सूत्र भी लिखना है। तो यहां पर प्रश्न नंबर 5 का यहां है, ठीक है। तो इसमें आपको क्या करना है, अपवर्तनी खगोलीय दूरदर्शी। अपवर्तनी खगोलीय दूरदर्शी आपने संयुक्त सूक्ष्मदर्शी पढ़ी है ना, संयुक्त खगोलीय दूरदर्शी पढ़ी है। अब यहां पर अपवर्तनी और जोड़ दिया गया। अपवर्तनी का मतलब है कि वही दूरदर्शी जिसमें केवल प्रकाश का अपवर्तन हो, क्योंकि यहां पर दूरदर्शी हमने 2 प्रकार की पढ़ी है, एक परावर्तनी दूरदर्शी पढ़ी है। तो परावर्तनी दूरदर्शी में उसमें क्या होता है, प्रकाश का परावर्तन होता है। तो यहां पर अपवर्तनी दूरदर्शी का चित्र बनाना है, मतलब खगोलीय दूरदर्शी ही जिसमें दोनों लेंस लगे होते हैं। तो इसमें क्या होता है, आपका एक अभिदृश्यक लेंस होता है जो बड़े आकार का होता है। तो ये हमने बड़े आकार का अभिदृश्यक लेंस बना दिया, उत्तल लेंस हो गया। और इसमें दूसरा लेंस जो होता है जिसको हम नेत्रिका लेंस बोलते हैं, वो भी एक उत्तल लेंस ही होता है, लेकिन वो छोटे द्वारक का होता है। यहाँ पर इसके मुख अक्ष को बनाना है, तो इस तरीके से हमने इसके मुख अक्ष को बना दिया। तो थोड़ा सा ठीक है, इस तरीके से। अब यहाँ पे क्या करना है कि वस्तु हमारी अनंत पर रखी है, अनंत पर, तो यहाँ पर अनंत पर हमारी वस्तु होगी। अब इससे आने वाली पहली प्रकाश किरण
वस्तु से आने वाली पहली प्रकाश किरण। चलिए थोड़ा सा गड़बड़ हो गया। ठीक है, यहाँ से दूसरी प्रकाश किरण आपकी जाएगी और लेंस के प्रकाशिक केंद्र से होती हुई जाएगी ऐसी। ठीक है, थोड़ा सा मिस्टेक हो रहा है। ये तो भाई गड़बड़ हो रहा है। ये लेंस थोड़ा बड़ा बना देते हैं, थोड़ा सा बड़ा बनाएंगे। इस तरीके से उतना बड़ा नहीं होगा जितना अवदृश्यक लेंस बड़ा है, उतना नहीं होगा, लेकिन उससे थोड़ा सा बड़ा होगा। ठीक है, चलिए अनंत पर आपकी एक वस्तु रखी है, क्योंकि जो दूरदर्शी होती है उससे वस्तु अनंत दूरी पर रखी होती है। तो इस प्रकार अनंत से आने वाली प्रकाश किरणें लेंस से अपवर्तित होकर एक दूसरे को, ये इसका द्वितीय फोकस बिंदु हो गया, यहाँ पर इसका प्रथम फोकस बिंदु हो गया नेत्रिका लेंस का। ये आपका है अभिदृश्यक। अभिदृश्यक ये आपका हो गया अभिदृश्यक लेंस। ठीक है, ये आपका हो गया नेत्रिका लेंस। ये नेत्रिका लेंस हो गया। यहाँ पर इसका ये द्वितीय फोकस बिंदु FE, ये FO, इसका ये प्रथम फोकस बिंदु FO। ठीक है, दोनों प्रकाशिक किरणें जहां पर एक दूसरे को काटती हैं उस बिंदु पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। तो ये वस्तु का प्रतिबिंब बन गया। तो यहां पर ये प्रतिबिंब बना A' और B'। वास्तविक प्रतिबिंब बनता है, लेकिन वस्तु के आकार से छोटा प्रतिबिंब बनता है। अब यही प्रतिबिंब नेत्रिका लेंस के लिए आभासी वस्तु का कार्य करता है, और इससे जाने वाली जो प्रकाश किरणें होती हैं वो हमारे नेत्र पर पड़ती हैं। तो यहाँ पर हमने बना दिया नेत्र, ये हमारा नेत्र हो गया। ठीक है, ये नेत्र हो गया। अब इससे किस प्रकार से प्रकाश किरणें निकलेंगी, तो यहाँ देखना, ये पहली प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर लेंस पर आपतित होगी तथा अपवर्तन के पश्चात द्वितीय फोकस बिंदु से होती हुई निकल जाएगी। ठीक है, अच्छा हमने क्या किया, दोनों इस अपवर्तित प्रकाश किरण को पीछे बढ़ा लिया। इस अपवर्तित प्रकाश किरण को डैश डैश करके पीछे बढ़ा लिया। ठीक है, दूसरी प्रकाश किरण कहाँ से जाएगी, तो इस लेंस के प्रकाशिक केंद्र से होती हुई जाएगी। इसको भी हमने डैश डैश करके पीछे बढ़ा लिया। अब ये जो प्रकाश किरणें जा रही थी इनको भी हमने डैश डैश करके पीछे बढ़ा लिया। इसको भी हमने डैश डैश करके पीछे बढ़ा लिया। इन दोनों प्रकाशिक किरणों ने नेत्रिका लेंस से अपवर्तित होकर एक दूसरे को जिस बिंदु पर काटती हैं वहीं पर वस्तु का अंतिम आभासी कामा सीधा प्रतिबिंब बनता है, जिसकी दूरी रहेगी स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी D। अब ये होगा कैसे, जब भी वस्तु लेंस के प्रथम फोकस बिंदु तथा लेंस के मध्य में रखी जाती है तो इस स्थिति में सदैव वस्तु का प्रतिबिंब आभासी बनता है। उत्तल लेंस में आप लोगों ने पढ़ा है कि जब वस्तु लेंस के प्रथम फोकस बिंदु और लेंस के मध्य में रखी होती है इस स्थिति में वस्तु का प्रतिबिंब आभासी बनता है। यहां पर क्या हुआ कि वस्तु बिंदु से आने वाली प्रकाश किरणें थी
दोनों अभिदृश्यक लेंस से अपवर्तित होकर एक दूसरे को कहां पर काटा, प्रतिबिंब कहां पर बनाया, नेत्रिका लेंस के प्रथम फोकस और नेत्रिका लेंस के मध्य में, नेत्रिका लेंस और उसके प्रथम फोकस के मध्य में प्रतिबिंब बनाया। अब यही प्रतिबिंब नेत्रिका लेंस के लिए आभासी वस्तु का कार्य करता है तथा इससे जाने वाली प्रकाश किरणें जो है नेत्रिका लेंस से अपवर्तित होकर हमारे नेत्र पर पड़ते हैं, जिससे कि वस्तु का वास्तविक आभासी कामा सीधा, ये कैसा प्रतिबिंब है, आभासी कामा सीधा तथा वस्तु के आकार से बड़ा प्रतिबिंब, बड़ा प्रतिबिंब। ठीक है, तो यह आभासी कामा सीधा तथा वस्तु के आकार से बड़ा प्रतिबिंब बना जो स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बनता है। अब यहां पर आगे प्रश्न कह रहा था कि इस स्थिति में आवर्धन क्षमता का सूत्र लिखना है, तो सिर्फ हमें आवर्धन क्षमता का सूत्र लिखना है, डेरिवेट नहीं करना है, इसको निकालना नहीं है। तो आवर्धन क्षमता का सूत्र होता है तब दूरदर्शी की आवर्धन क्षमता एम बराबर क्या होता है, माइनस एफ ओ अपान एफ ई और 1 प्लस एफ ई अपान डी। यह आवर्धन क्षमता का सूत्र होता है। जहां अगर आप लिखना चाहें, जहां एफ ओ बराबर अभिदृश्यक, या आप प्रश्न में नहीं, प्रश्न के उत्तर में नहीं लिखेंगे, सिर्फ आपको जानकारी के लिए एक बार याद दिलवा देता हूं। अभिदृश्यक लेंस की फोकस दूरी, ठीक है, और एफ ई नेत्रिका लेंस की फोकस दूरी। ठीक है, चलिए ये भी आपका प्रश्न कंप्लीट हुआ। अब इसका अथवा वाला प्रश्न बचा है जो कि न्यूमेरिकल है, तो चलिए इसको मैं साफ करूं, तब तक आप लोग न्यूमेरिकल पढ़िए, न्यूमेरिकल पढ़ लीजिए तब तक। पढ़ लिया, समझ में आया, इसी से रिलेटिव है, इसी चैप्टर का प्रश्न है। चलिए अब ये अथवा में है जो प्रश्न, उसका हल है। प्रश्न कह रहा है एक संयुक्त सूक्ष्मदर्शी में 2 सेंटीमीटर फोकस दूरी का अभिदृश्यक लेंस। अब यहां पर अभिदृश्यक लेंस की फोकस दूरी, तो अभिदृश्यक लेंस उत्तल लेंस ही होता है, चाहे संयुक्त सूक्ष्मदर्शी हो चाहे दूरदर्शी हो। तो इसकी फोकस दूरी दी गई है 2 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर लिख दिया हमने, तथा 6.25 सेंटीमीटर फोकस दूरी का नेत्रिका लेंस एफ ई बराबर दिया गया है 6.25 सेंटीमीटर फोकस दूरी का नेत्रिका लेंस है। एक दूसरे से 15 सेंटीमीटर की दूरी पर रखे हैं। अब सवाल को एक बार पूरा पढ़ लीजिए। किसी वस्तु को अभिदृश्यक से कितनी दूरी पर रखा जाए कि अंतिम प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बने। जब इस अंतिम प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बनता है, जब अंतिम प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बने, तब दोनों लेंसों के
बीच की दूरी का सूत्र होता है BO प्लस UE। BO का मतलब अभिदृश्यक लेंस द्वारा बने प्रतिबिंब व लेंस के बीच की दूरी। UE का मतलब है नेत्रिका लेंस और जो वस्तु का कार्य करता है बना हुआ प्रतिबिंब उसकी दूरी। ठीक है, तो ये दी गई है आपको 15 सेंटीमीटर। ठीक है, अब आगे प्रश्न कह रहा है कि अंतिम प्रतिबिंब यानी कि BE बराबर स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी, तो वो हम 25 सेंटीमीटर लिख लेते हैं। लेकिन 25 सेंटीमीटर पर बन रहा है तो अंतिम प्रतिबिंब आभासी बनता है, आभासी के लिए माइनस चिन्ह लगाएंगे यहां पर। अब आपसे पूछा क्या गया था, इस प्रश्न में पूछा गया था कि वस्तु को अभिदृश्यक से कितनी दूरी पर रखा जाए। अब वस्तु को अभिदृश्यक से कितनी दूरी पर रखा जाए तो UO बराबर आपसे पूछा गया। ठीक है, तो UO आपसे पूछा गया है। अब यहां पर हम क्या करेंगे कि हमें UO का मान पूछा गया है, BE दिया गया है, FO दिया गया है, FE दिया गया है। तो हम सबसे पहले UE का मान निकालेंगे। तो UE के मान के लिए हम क्या करते हैं, यहां पर FE दिया गया है और BE दिया गया है, तो नेत्रिका लेंस के लिए यहां पर लगाएंगे नेत्रिका लेंस के लिए। ठीक है, नेत्रिका लेंस के लिए 1/FE बराबर 1/BE माइनस 1/UE। तो यहां पर मान हमें किसका निकालना है, तो मान निकालना है UE का। तो UE बराबर आपका हो जाएगा 1/UE बराबर 1/FE और आपका 1/BE और माइनस 1/FE। तो 1/UE बराबर 1/BE का मान है माइनस का 25 और माइनस FE का मान है 6.25। तो 6.25 यहां से दशमलव हटाया, 2 जीरो ऊपर बढ़ गया, तो 25 25 625 25 चौकू 100। तो 1/UE बराबर आपका 1 माइनस का 25 और ये माइनस का 4/25। यहां से एलसीएम 25 हुआ, तो यहां पर 25 सेकंड 25 और यहां माइनस का 4, तो कुल मिला के माइनस का 5/25, तो 25। तो ये आपका हो गया है UE बराबर 5 सेंटीमीटर। तो UE का मान आया है 5 सेंटीमीटर, यानी कि जो नेत्रिका लेंस से प्रतिबिंब की दूरी है, जो मतलब अभिदृश्यक लेंस द्वारा जो प्रतिबिंब बनता है उसकी नेत्रिका लेंस से दूरी दी गई है 5 सेंटीमीटर। तो इसका मतलब है कि अभिदृश्यक द्वारा जो प्रतिबिंब बनाया जाता है वो दूरी कितनी होगी। तो इसको समीकरण 1 मानकर अगर यहां पर हम मान रख देते हैं तो यहां लिखेंगे तब समीकरण 1 से, तो समीकरण 1 में मान रखेंगे तो BO बराबर आपका आ जाएगा 15 माइनस 5, यानी कि BO का मतलब 10 सेंटीमीटर। तो 10 सेंटीमीटर की दूरी पर प्रतिबिंब बन रहा है अभिदृश्यक लेंस द्वारा। यहां पर लिखेंगे तब अभिदृश्यक लेंस के लिए, तब अभिदृश्यक लेंस के लिए, तो अभिदृश्यक लेंस के लिए सीधा सीधा फार्मूला 1/FO बराबर 1/BO माइनस 1/UO। 1/FO, तो FO का मतलब कितना है 2 सेंटीमीटर बराबर 1/BO, तो BO का मतलब आया है 10 और माइनस 1/UO। UO का मान निकालना है, इसको इस तरफ ले आएंगे, पक्षांतर करेंगे तो 1/UO बराबर 1/10, 1/10 और माइनस का हो जाएगा 1/2, लासा हुआ इसका 10, तो 1 आ गया और माइनस का यहाँ आएगा 2 पंचे 10। तो यहाँ से आपका UO बराबर बचता है 10/4 माइनस का, और U का मान हमेशा माइनस का रहता है, तो 4 दूना 8
और 4 पंचे 10, तो UO बराबर 2.5 सेंटीमीटर की दूरी पर अविदृश्यक लेंस से वस्तु रखी होनी चाहिए, तब उसका अंतिम प्रतिबिंब नेत्रिका लेंस द्वारा स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बनेगा। तो यहाँ इसी न्यूमेरिकल के साथ आपके 5 प्रश्न पूरे कंप्लीट हुए। अभी आपके इसके बाद जो प्रश्न चालू होंगे, अभी ये सिर्फ थे 3 अंकों वाले। अब जो प्रश्न आपके चालू होंगे उनके अंक रहेंगे 5-5। ठीक है, चलिए आज का वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। अगले वीडियो में आपके 5-5 नंबर के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हल करवाए जाएंगे, जो कि आपके 2021 एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा लाभदायक होंगे। तो जिन बच्चों ने अभी तक हमारे वीडियो को लाइक नहीं किया है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, अगर हमारा पढ़ाया हुआ आपको पसंद आ रहा है, मैं आपसे वादा करता हूं कि आपका 90+ रहेगा, 90+ रहेगा। अगर आप लोगों पर हम पर विश्वास है, हम पर भरोसा है, तो आप लोग हमारे वीडियो को लाइक करें। अगर आपको लग रहा है कि आपको समझ में आ रहा है, आपको अच्छा पढ़ाया जा रहा है, मटेरियल आपको अच्छा मिल रहा है, तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।